नमस्कार, मैं मनोज साहू कंपटीशन विंग के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। पीजीपीएससी की एमसीक्यू सीरीज़ में आज का हमारा ये 11वां लेक्चर होने वाला है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं मराठा प्रशासनिक व्यवस्था को। ठीक है, मराठा प्रशासनिक व्यवस्था कलचुरी प्रशासनिक व्यवस्था की तरह ही थी। इसमें कुछ फेरबदल करके, थोड़ा सा चेंज करके नई व्यवस्था मराठों ने लागू किया था। ठीक है, कलचुरी काल में जैसे कि हमने प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ा था, केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था रहती है जिसमें राजा प्रमुख होता है। ठीक है, इसी प्रकार से मराठा प्रशासन भी रहता है जिसमें सबसे प्रमुख कौन होगा? राजा रहेगा, जो नागपुर में शासन कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन अलग अलग टाइम पे इनकी प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ बदलाव देखने को मिलता है। जैसे कि बिम्बाजी जब राजा बनते हैं छत्तीसगढ़ के, तो रतनपुर क्षेत्र में जैसे कि कलचुरी काल में प्रशासनिक व्यवस्था रहती है उसी को वो फॉलो करते हैं। लेकिन आगे चलकर जब वेमको भोसले छत्तीसगढ़ के राजा बनते हैं तो वो नागपुर में रहकर यहाँ पर सूबेदारों को नियुक्त करते हैं और एक सूबेदारी व्यवस्था का सूत्रपात करते हैं। ठीक है, और उसी के अनुसार यहाँ पे शासन को चलाते हैं। ठीक है, उसको एक एक करके समझेंगे हम लोग कैसे यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था चलती है। इसके बाद आगे चलकर विट्ठलराव दिनकर जब आते हैं तो विट्ठलराव दिनकर क्या करते हैं? वो परगना पद्धति, एक नई प्रशासनिक व्यवस्था ऐड करते हैं। ठीक है, इस जब हमने पढ़ा था कलचुरी काल में तो वहाँ पर एक व्यवस्था पड़ी थी गढ़। ठीक है, तो मराठा जब आते हैं तो गढ़ व्यवस्था को समाप्त कर देते हैं और यहाँ पर एक नई व्यवस्था लाते हैं। उसका नाम क्या रहता है? परगना। ठीक है, जिसके प्रमुख अधिकारी रहते हैं कमाविजदार। ठीक है, तो इसमें इन सब के अलावा यहाँ पर राजा की सहायता के लिए कुछ अधिकारियों की भी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो उसको एक एक करके समझेंगे। आज का पहला प्रश्न करते हैं, उसके बाद आप सभी को क्लियर हो जाएगा कि इसमें किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था थी, और क्वेश्चन करते करते ही मैं यहाँ पर समझा दूंगा कि क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। आज का पहला प्रश्न है, असत्य कथन की पहचान कीजिए। वेमको जी ने छत्तीसगढ़ में सूबा शासन व्यवस्था आरंभ किया। विट्ठलराव दिनकर ने 1790 में छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति आरंभ किया। संपूर्ण प्रशासन खालसा एवं जमींदारी क्षेत्र में विभाजित था। मराठों ने गौटिया का पद समाप्त कर दिया। देखिए, मराठा जब यहाँ पर छत्तीसगढ़ में राजा बन के आते हैं तो सबसे पहले बिम्बाजी के बारे में बता दिया। वो कलचुरी के टाइम पे जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसी को फॉलो करते हैं। लेकिन वेमको भोसले जब राजा बनते हैं तो वो छत्तीसगढ़ में आकर शासन नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि नागपुर में रहकर सूबेदारों के माध्यम से वो शासन को संभाले। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में सूबा शासन व्यवस्था का आरंभ वेमको जी ने किया था। ये बहुत सही कथन है, ये पहला कथन। विट्ठलराव दिनकर ने 1790 में छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति आरंभ किया। देखिए, विट्ठलराव दिनकर छत्तीसगढ़ के दूसरे क्रम के क्या रहते हैं? सूबेदार रहते हैं। इसके पहले सूबेदार रहता है महिपतराव दिनकर। तो जब विट्ठलराव दिनकर सूबेदार बनते हैं तो वो प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार लाने हेतु परगना पद्धति का सूत्रपात करते हैं। ठीक है, परगना पद्धति में क्या होता है? जो गढ़ व्यवस्था, जो राज्य रहता है वो गढ़ों में विभाजित रहता है। ठीक है, तो गढ़ों की जगह पे वो क्या कर देते हैं? परगना में बांट देते हैं छत्तीसगढ़ को, और परगना के माध्यम से वो शासन को चलाते हैं, जिसके सर्वोच्च अधिकारी नियुक्त करते हैं वो किसको? कमाविजदार को। ठीक है, तो 1790 में इन्होंने परगना पद्धति का सूत्रपात किया। ये भी सही कथन है। संपूर्ण प्रशासन खालसा एवं जमींदारी क्षेत्र में विभाजित था। खालसा एवं जमींदारी दो क्षेत्र हुआ करती थी मराठा प्रशासनिक व्यवस्था के टाइम पे। ठीक है, खालसा क्षेत्र ऐसे क्षेत्र होते हैं जो प्रत्यक्ष मराठा नियंत्रण में आते थे। ठीक है, जिन पर मराठों का प्रत्यक्ष नियंत्रण देखने को मिलता था। और जमींदारी क्षेत्र ऐसे क्षेत्र होते थे जहां पर जमींदार नियुक्त होते थे। ठीक है, और वो एक निश्चित राशि मराठा शासक को भेजते थे प्रतिवर्ष में। ठीक है, टकोली के माध्यम से। और ये जो जमींदारी क्षेत्र था वो स्वतंत्र था, याद रखना। यहाँ पर वो करद द्वीप के रूप में जरूर थे, कर पटाते थे प्रतिवर्ष, लेकिन वो स्वतंत्र थे। ठीक है, और खालसा क्षेत्र कैसा क्षेत्र था? खालसा क्षेत्र ऐसा क्षेत्र था जिस पर नियंत्रण मराठा शासन का होता था। मराठों ने गौटिया का पद समाप्त कर दिया। तीसरा कथन सही कथन है, मराठों ने गौटिया का पद समाप्त कर दिया। देखिए, यहाँ पर होता क्या है? मराठे जब आते हैं तो वो गढ़ के समय जो प्रमुख अधिकारी रहते हैं जैसे दीवान और दाऊ, ये दोनों पद को समाप्त कर देते हैं मराठे। ठीक है, दीवान और दाऊ जब गढ़ ही समाप्त हो गया तो उनके अधिकारी का क्या काम यहाँ पे? ठीक है, तो ये दोनों अधिकारी के पद को समाप्त कर देते हैं और गौटिया, ये जो पुराना जो पद था ये बना रहता है। ठीक है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करते हैं और एक नए पद सृजित करते हैं, वो है पटेल का पद।
ठीक है, ग्राम स्तर के अधिकारी रहते हैं। ग्राम स्तर में 4 प्रमुख अधिकारी रहेंगे, गौटिया, पटेल, चौहान। ठीक है, एक रहेगा गौटिया, एक रहेगा पटेल, दूसरा रहेगा तीसरा रहेगा चौहान और एक रहता है कोटवार। ठीक है, ये प्रमुख अधिकारी रहते हैं ग्राम स्तर के। तो यहाँ पर गौटिया का पद जो कलचुरी के टाइम पे था वो बना रहता है और नया पद इन लोग सृजित करते हैं, पटेल नामक पद। ठीक है, तो यहाँ पर जो चौथा कथन दिया हुआ है, मराठों ने गौटिया का पद समाप्त कर दिया, ये बिल्कुल गलत कथन है। इन्होंने दीवान और दाऊ के पद को समाप्त किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूबेदार के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्रथम सूबेदार महिपत राव दिनकर को बनाया गया। सूबेदार सैनिक, असैनिक, दीवानी, फौजदारी तथा माल विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। सूबेदार केवल खालसा क्षेत्र के प्रति राजकुमार का उत्तरदायी होता था। सूबेदार का पद वंशानुगत नहीं था। ठीक है, यहाँ पे असत्य कथन की पहचान करना है। देखिए पहला कथन क्या लिखा है, प्रथम सूबेदार महिपत राव दिनकर, बिल्कुल सही कथन है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में 8 सूबेदारों की नियुक्ति होती है, जिसमें पहले सूबेदार रहते हैं महिपत राव दिनकर। सूबेदार सैनिक, असैनिक, दीवानी, फौजदारी तथा माल विभाग का प्रमुख अधिकारी रहता है। देखिए सूबेदार जो नियुक्त किया जाता है उसकी नियुक्ति की क्या प्रथा रहती है हमने पहले देख चुका है। ठीक है, इनके साथ में इनको कुछ अधिकार भी दिए गए रहते हैं, जैसे सैनिक, असैनिक, माल विभाग। ठीक है, इसके अलावा फौजदारी और दीवानी। ठीक है, ये प्रमुख ऐसे अधिकार क्षेत्र है जिस पर वो निर्णय कर सकता था और यह किसके प्रति उत्तरदायी होता था? ये मराठा शासक के प्रति उत्तरदायी होता था। इसी प्रकार से जब हम परगने पर आते हैं तो परगने में एक अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, वो कौन रहते हैं? कमाविजदार। कमाविजदार को भी सेम रोल दिया जाता है, लेकिन वो सूबेदार के प्रति उत्तरदायी होता है, ध्यान रखना। ठीक है, परगने पे कमाविजदार परगने का प्रमुख अधिकारी होगा और सूबेदार सूबा क्षेत्र का सबसे प्रमुख अधिकारी होगा। ठीक है, हालांकि दोनों को सेम अधिकार दिए गए रहते हैं। ठीक है, यहीं पे अगर लिख देता परगने कमाविजदार सैनिक, असैनिक, दीवानी, फौजदारी तथा माल विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था, तब भी ये सही है, लेकिन वो परगने क्षेत्र का प्रमुख अधिकारी रहेगा और सूबेदार पूरे सूबे का प्रमुख अधिकारी होगा। सूबेदार केवल खालसा क्षेत्र के प्रति राजकुमार का उत्तरदायी होता था, ये बिल्कुल गलत कथन है। ठीक है, सूबेदार जो है खालसा क्षेत्र के साथ साथ जमींदारी क्षेत्र का भी जमींदारी क्षेत्र के लिए भी राजकुमार के प्रति उत्तरदायी होते थे। एक्चुअल में क्या था, जो खालसा क्षेत्र और जमींदारी क्षेत्र दोनों प्रशासन के भाग ही थे और दोनों क्षेत्र किसके अंतर्गत आते थे? भोसला शासन के अंतर्गत आते थे। इसलिए दोनों क्षेत्र के लिए उत्तरदायी होना अनिवार्य था सूबेदार के लिए। ठीक है, क्योंकि सूबेदार ही इन दोनों क्षेत्र को संभाल रहे थे, इसलिए उत्तरदायी भी वही होंगे। सूबेदार का पद वंशानुगत नहीं था। ठीक है, ये बिल्कुल सही कथन है। सूबेदार ऐसे लोगों को बनाया जाता था जो यह वायदा करता था कि एक निश्चित अवधि में वो एक निश्चित धनराशि पटाने में सक्षम होगा। ठीक है, जो ऐसा वायदा करता था उन्हीं को ही सूबेदार बना दिया जाता था, यह वंशानुगत नहीं होता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ दिया हुआ है अधिकारी के नाम और एक तरफ दिए हुए हैं उनके कार्य क्षेत्र को। ठीक है, यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर जो है वो सही है। फडणवीस आय व्यय का हिसाब करता था, क्या सही है ये? पोतदार खजांची था। बढ़कर परगने की सामान्य स्थिति फसल की दशा का अधिकारी था। पंडरी पांडे मादक द्रव्यों की आमदनी का हिसाब करता था और चौहान शासकीय संपत्ति की सुरक्षा करता था। देखिए इसमें से आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर के चारों जो पेयर दिए गए हैं ये बिल्कुल सही हैं। फडणवीस यहाँ पर आप लोगों को याद करना है, किस प्रकार से आप याद कर सकते हो? देखिए मराठा प्रशासन 3 भागों में बटा था, एक सूबा, दूसरा था परगना और तीसरा था ग्राम। ग्राम सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी, सूबा सबसे बड़ी इकाई हुआ करती थी। इसमें 3 प्रमुख अधिकारी थे, सूबेदार, फडणवीस और पोतदार। ठीक है, ये 3 प्रमुख अधिकारी सूबा स्तर के होते थे। फिर यहाँ पर परगना स्तर पर भी देखने को मिलेगा, सबसे पहले कमाविजदार, ठीक है, उसके बाद फडणवीस,
फिर पोतदार, देखिए यहाँ पे दोनों जगह पे ये नाम देखने को मिल रहा है, फडणवीस और पोतदार। यहाँ पर फडणवीस का काम क्या है, आय व्यय का हिसाब करना है। परगने क्षेत्र के आय व्यय का हिसाब करेगा, वो परगने स्तर का फडणवीस होगा। और अगर वो सूबा क्षेत्र के आय व्यय का हिसाब करता है तो सूबे का फडणवीस होगा। ठीक है, इसकी सहायता के लिए नया फडणवीस भी नियुक्त किए जाते थे। ठीक है, पोतदार, इसके अलावा बरार पांडे, पंडरी पांडे, माल चपरासी, ये भी नियुक्त होते थे परगने स्तर पर। और वहीं हम ग्राम स्तर की बात करें तो ग्राम स्तर में सबसे प्रमुख होते थे गौटिया, फिर यहाँ पे पटेल, तीसरे नंबर पर कोटवार और चौथा चौहान। ठीक है, तो इतने अधिकारी आप लोगों को याद रखना है। और कभी भी पूछा जाता है आप लोगों को तो इसी प्रकार से बताना है। 3 स्तर हुआ करते थे, सूबा, परगना और ग्राम। सूबा स्तर के प्रमुख अधिकारी सूबेदार, फडणवीस, पोतदार। सूबेदार हमने देख लिया, उनका कार्यक्षेत्र क्या रहता है, सैनिक, असैनिक, माल विभाग, दीवानी, फौजदारी। इन सभी मामलों के लिए सर्वोच्च अधिकारी कौन होगा, सूबेदार होगा। फडणवीस आय व्यय का हिसाब करने वाला होता है। पोतदार जो है खजांची होता है, अर्थात खजाने में जमा होने वाली एवं निकलने वाली राशि का हिसाब किताब कौन करता है, पोतदार करता है। कमाविसदार, ये परगने का सर्वोच्च अधिकारी होगा और इसको भी सैनिक, असैनिक, दीवानी, फौजदारी, माल विभाग इसका प्रमुख अधिकारी होता था। फडणवीस और पोतदार दोनों के सेम काम होंगे यहाँ पर। बरार पांडे और पंडरी पांडे दोनों क्या क्या करते थे। बरार पांडे क्या करता था, गांव में घूमता था और वहां से सूचना एकत्रित करता था और उन्हीं सूचना के आधार पर लगान निर्धारित करवाता था। ठीक है, और लगान रजिस्टर भी बनाता था। देखिए बरार पांडे क्या करेगा, गांव में भ्रमण करेगा और सूचना एकत्रित करेगा। सूचना कैसे एकत्रित करेगा, वहां की स्थिति कैसी है, कितने लोग, कौन कौन से जो लोग हैं वो कितने लगान दे सकते हैं। ठीक है, सूचना के आधार पर ही वो लगान निर्धारित करता था। ठीक है, बरार पांडे। पंडरी पांडे कौन होता था, मादक द्रव्यों पर, पंडरी पांडे क्या करता था, मादक द्रव्यों का प्रमुख अधिकारी होता था। ठीक है, उनके लिए। और माल चपरासी क्या होता था, माल चपरासी जो है शासकीय संपत्ति की सुरक्षा करने वाला एक अधिकारी होता था जो कमाविसदार के प्रति उत्तरदायी होता था। यहाँ पर गौटिया जो है गांव का सबसे प्रमुख अधिकारी होता था। ये बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है इसका। क्यों, क्योंकि ये जो है जनता का प्रतिनिधि होता था और साथ में केंद्रीय शासन से उनके हितों के लिए मांग भी करता था। ठीक है, जनता का प्रतिनिधि होता था और केंद्रीय शासन से जनता के हितों के लिए मांग भी करता था। और कर के निर्धारण में भी इनका रोल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। यहाँ पे ध्यान देना, गौटिया का पद भी वंशानुगत नहीं रहता है। ठीक है, और इनके पद को ना ही बेचा जा सकता है। गौटिया का पद वंशानुगत नहीं रहता। पटेल क्या रहता है, पटेल एक या एक से अधिक गांव के लिए एक अधिकारी होता है। ठीक है, पटेल जो है, और इनको एक निश्चित वेतन दिया जाता है। ठीक है, और पटेल के लिए एक और अच्छी चीज ये रहती है कि अगर किसी गांव से 1 रुपए दिया जा रहा है राजस्व के रूप में, तो उसका 1 आना जो है पटेल को लाभांश के रूप में दिया जाता था। ठीक है, कितना दिया जाता था, एक गांव से अगर 1 रुपया राजस्व मिल रहा है तो 1 आना पटेल को दिया जाता था, या फिर अधिकतम वो जो राजस्व है, जो इनका जो लाभांश है वो 17% हो सकता था। कोटवार और चौहान, देखिए दोनों का रोल जो है थोड़ा सा अलग होगा। हालांकि दोनों जो है गांव की रक्षा करने के लिए ही रहते हैं, लेकिन कोटवार का मेन काम क्या रहता है, जैसे चोरी हो गया, डकैती हो गया, इन सब चीज से गांव वालों की रक्षा करना रहता है। चौहान ये ग्राम रक्षक होता है और गौटिया के प्रति ये उत्तरदायी रहता है। ठीक है, गौटिया इनके कार्य क्षेत्र पर नियंत्रण रख सकता है। कोटवार को भी एक निश्चित जो है खेत वगैरह दे दिया जाता था उनको, उनके पारिश्रमिक के बदले में। तो इस प्रकार से ये प्रमुख अधिकारी हैं। यहाँ पर अगर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न में देखने को मिलेगा जो 5वां ऑप्शन है चौहान, वहां पे लिखा हुआ है शासकीय संपत्ति की सुरक्षा। ये बिल्कुल गलत है। ये क्यों, क्योंकि चौहान क्या है, ग्राम रक्षक हुआ करता था और गांव स्तर का अधिकारी होता था। शासकीय संपत्ति की सुरक्षा ये माल चपरासी करते थे। ठीक है, जो परगने स्तर का अधिकारी हुआ करता था। ठीक है, तो इतना याद रखना, यहाँ पे 4 युग्म सही है, 1 युग्म गलत है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न,
निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। मराठा काल में भूमिकर राजस्व की प्रमुख मत थी, बिल्कुल सही है। राजस्व व्यवस्था जब पढ़ेंगे हम लोग तो वहां पे देखेंगे कि भूमिकर जो है सबसे महत्वपूर्ण थी और इसी से सबसे ज्यादा राजस्व प्राप्त होती थी। ठीक है, इसका दूसरा कथन है एक हल भूमि की माप 2 से 2.5 एकड़ हुआ करती थी। ये भी सही कथन है। क्यों? क्योंकि जब मराठा प्रशासनिक व्यवस्था की बात आती है तो वहां पे एक हल भूमि की माप जो है 2 से 2.5 एकड़ देखने को मिलती है। ये एक हल भूमि होती क्या है? एक पेयर बैल जो है, ठीक है, एक बार में कितने क्षेत्र को जोत सकता है, ठीक है, वो एक हल भूमि कहलाती है। ठीक है, और ये जो थी वो 2 से 2.5 एकड़ हुआ करती थी मराठा के समय पे, और यही चीजें अपन हम कलचुरी काल में देखें तो वहां पे 5 एकड़ हुआ करती थी। ठीक है, तो ये सही कथन है। फसली वर्ष का आरंभ जून से होता था, ये भी सही कथन है। जून से ही बारिश देखने को मिलती है और उसी टाइम पे ही फसल की शुरुआत होती है। ठीक है, 4 किस्तों में लगान की वसूली की जाती थी, ये गलत कथन है। एक्चुअल में जो लगान की वसूली थी वो 3 किस्तों में की जाती थी। ठीक है, यहाँ पर चौथा कथन बिल्कुल गलत है। ठीक है, यहाँ पर 3 किस्तों में होती थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक तरफ दिया हुआ है कर और दूसरे तरफ दिया हुआ है कि वो क्या था। ठीक है, किस चीज के लिए वो कर लगाया जाता था, दोनों को सुमेलित करना है। टकोली, सायर, कलाली और सेवई, ये प्रमुख कर है और इसी के आसपास ही प्रश्न बनता है ज्यादातर। टकोली क्या होता था? जमींदारों से वार्षिक कर के रूप में लिया जाने वाला कर होता था। ठीक है, जमींदारों से लिया गया वार्षिक कर। सायर क्या होता था? सायर आयात निर्यात पर जो लगाने वाला कर था वो था सायर। ठीक है, कलाली क्या होता था? मादक द्रव्यों पर जो कर लगता था अर्थात आबकारी कर, ये कलाली होता था। सेवई छोटे छोटे करों का या अस्थायी करों का एक समूह हुआ करता था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक और था पंडरी, पंडरी नामक कर। देखिए, पंडरी पांडे अलग है, वो मादक द्रव्यों का प्रमुख अधिकारी होता था। ठीक है, और पंडरी जो है वो क्या था? गैर कृषक वर्ग से लिया जाने वाला कर था। गैर कृषक वर्ग से लिया जाने वाला कर, लिया जाने वाला कर। ठीक है, गैर कृषक वर्ग से लिया जाने वाला कर था ये पंडरी। इसके अलावा एक और चीज देखने को मिलेगा, जमींदारी टैक्स। ठीक है, और त्योहारों पर भी कर लगाया जाता था। त्योहारों पर कर जो प्राप्त होता था वो कमाविसदार को प्राप्त होता था, सूबेदार, फड़ानवीस जैसे प्रमुख अधिकारी को प्राप्त होता था, और वह जो कर है वो 1 रुपया तक हो सकता था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को 5 से 6 कर देखने को मिलेगा मराठा प्रशासनिक व्यवस्था में। आगे चलकर जब हम ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ेंगे तो इन्हीं जो बहुत सारे कर थे उनको सीमित करके 4 प्रमुख करों में बांट दिया जाता है। ठीक है, उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मराठा कालीन परगनों में सेबंदी व्यवस्था किससे संबंधित थी? ये आया हुआ प्रश्न है, इसको ध्यान देना। सेबंदी जो व्यवस्था थी वो पुलिस व्यवस्था से संबंधित थी। ठीक है, वो क्या थी? एक पुलिस व्यवस्था थी। ठीक है, सेबंदी जो व्यवस्था थी वो। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। प्रशासनिक इकाई परगना का प्रशासनिक इकाई परगना का मुख्य अधिकारी कमाविसदार था, सही कथन है बिल्कुल ये। ग्राम प्रशासन गौटिया के द्वारा संपादित होता था, ये भी सही कथन है। जो गांव का जो प्रमुख अधिकारी होता था वो गौटिया ही होता था। भू राजस्व वसूली के लिए कोटवार की नियुक्ति की गई थी, ये भी सही है। और भू राजस्व वसूली के लिए एक्चुअल में यहाँ पर कोटवार नहीं आएगा, भू राजस्व के लिए गौटिया ही होता था। ठीक है, यहाँ पर जो तीसरा कथन है वो गलत कथन है। भू राजस्व की वसूली कोटवार नहीं करता था। कोटवार का जो काम रहता था वो क्या रहता था? चोरी, डकैती, इन सब चीजों से गांव वालों की रक्षा करना होता था। ठीक है, तो ये तीसरा जो कथन है वो गलत कथन है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतें न्याय का कार्य करती थी और गौटिया को भी न्याय के कुछ अधिकार दिए गए थे। ठीक है, वो भी न्याय के लिए न्याय दे सकता था। कौन? गौटिया। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है गलत आंसर है। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। मराठा प्रशासन में कोस, धाप एवं हाक किसकी इकाई थी?
दूरी की, वस्तुओं के मान की, वजन की, या इनमें से कोई नहीं। तो कोस, धाक और हाक ये तीनों जो है दूरी की इकाई हुआ करती थी। ठीक है, क्या था, देखिए यहाँ पर दिया गया है 3 मील बराबर 1 कोस होता था। कितना होता था? 3 मील बराबर 1 कोस होता था। आधा कोस बराबर 1 धाप और आधा धाप बराबर 1 हाक होता था। और ये सभी जो है किसकी इकाई हुआ करती थी? दूरी को मापने की इकाई हुआ करती थी। इसको ध्यान में रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, असत्य युग्म की पहचान कीजिए। ठीक है, 1 फोहाई बराबर दिया गया है 49/16 छटाक, 2 फोहाई 1 अधेलिया, 2 अधेलिया 1 चौथिया, 4 पायली 1 खंडी। असत्य युग्म कौन सा है? इसमें से पहचानना है आप लोगों को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए 1 फोहाई बराबर 29/16 छटाक होता था, इसको याद रख लेना। 2 फोहाई 1 अधेलिया होता था और 2 अधेलिया 1 चौथिया होता था। फिर यहां पर 4 चौथिया बराबर 1 काठा होता था, या फिर 4 पायली बराबर 1 काठा होता था। ठीक है, 4 पायली या 4 चौथिया दोनों एक ही था। ठीक है, दोनों में 1 काठा ही होता था, दोनों का मतलब। फिर यहां पे ध्यान देना, 20 काठा बराबर होता था 1 खंडी और 20 खंडी बराबर होता था 1 गाड़ा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना, ये सब मापन की एक इकाई है। ठीक है, जो प्रचलित थी मराठा काल पे। ठीक है, आगे बढ़े। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मराठा प्रशासन में खालसा क्षेत्र के अंतर्गत कितने तालुके आते थे? मराठा प्रशासन की अगर बात करें तो खालसा और जमींदारी 2 भागों में बटा हुआ था। ठीक है, तो खालसा क्षेत्र के अंतर्गत 24 तालुके आते थे। इसको याद रख लेना, बहुत महत्वपूर्ण है, ये सभी पुस्तकों में देखने को नहीं मिलेगा ये। ठीक है, 24 तालुके आते थे और इसके अंतर्गत छोटे छोटे गांव आते थे। ठीक है, निम्न में से किस भोसला शासक के कार्यकाल में सूबों का पुनर्गठन किया गया? यह भी बहुत महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, बिंबाजी भोसले, वेमकोजी भोसले, परसोनजी भोसले और रघुजी तृतीय। क्या आ जाएगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा रघुजी तृतीय। रघुजी तृतीय हमने देखा था 1830 से लेकर 1854 के बीच में शासन करते हैं। 1830 से लेकर 1854 के मध्य शासन करते हैं। तो जब ये राजा बनते हैं तो सूबों का पुनर्गठन करते हैं और सूबों का पुनर्गठन करके टोटल 5 सूबा बनाते हैं। ठीक है, कितने सूबे बनाते हैं? 5 सूबे बनाते हैं। और ध्यान में रखना, इन 5 सूबों में बस्तर और छत्तीसगढ़ अलग अलग सूबों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, बस्तर जो है अमरकंटक क्षेत्र और नागपुर, ठीक है, इसके अंतर्गत आता था। और छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ के लिए एक अलग सूबा बनाया गया था। ठीक है, तो रघुजी तृतीय ने सूबों का पुनर्गठन किया था और सूबों का पुनर्गठन करके कितने भागों में कितने सूबे बनाए थे? 5 सूबे बनाए थे। ठीक है, अगला प्रश्न, बनिया राजा किस मराठा शासक को कहा जाता था? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बन सकता है बिल्कुल क्वेश्चन। ठीक है, रघुजी द्वितीय, रघुजी तृतीय, अप्पा साहब या वेमकोजी भोसले। ठीक है, इसमें इसका सही उत्तर बता देता हूं मैं। बनिया राजा कौन था? बनिया राजा रघुजी द्वितीय को कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? ये इतना कंजूस था कि अपने सिपाहियों से भी, सिपाहियों के वेतन भी काट लेता था ये, और अगर वो कुछ पैसे लिए हैं तो ब्याज के पैसे भी वेतन से काट लेता था। ठीक है, और जब इनको युद्ध के लिए जाना होता था तो ये पहले सभी लोगों के वेतन का चुकारा करता था, वेतन को देता था, क्लियर करता था पुराने बकाया को, और फिर ये युद्ध में अपने सैनिकों को इकट्ठा करता था। ठीक है, तो ये रघुजी द्वितीय, इसका सही आंसर हो जाएगा। बनिया राजा रघुजी द्वितीय को कहा जाता था। ठीक है, इसको याद रख लेना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मराठा के पतन के लिए उत्तरदायी था या मराठा के पतन के लिए प्रमुख कारण था? ऑप्शन है आपके पास, केंद्र शासन की निर्बलता, पड़ोसी राजा एवं जमींदारों के साथ दुर्व्यवहार, लूट खसोट और भ्रष्टाचार, या सभी कथन सही है। ठीक है, अगर हम लोग मराठा प्रशासनिक व्यवस्था को या मराठों का जो शासन है उसको ध्यान से देखें तो वहां पर केंद्र शासन की निर्बलता, केंद्र शासन की निर्बलता, जब बिंबाजी शासक रहते हैं
तब वहाँ पे वो एक अच्छे शासक रहते हैं, एक दृढ़ शासक रहते हैं। वेमकोजी भोसले भी एक अच्छे शासक रहते हैं, सूबेदारों के माध्यम से शासन को चलाते हैं। लेकिन उसके बाद जैसे शासक आते हैं, जैसे परसोनजी भोसले आएंगे, परसोनजी भोसले बौद्धिक रूप से भी काफी कमजोर थे और उसके साथ साथ निर्बल शासक भी थे। उसका फायदा कौन उठाते हैं? उसका फायदा उठाते हैं अप्पा साहब, और अप्पा साहब उसको पद से हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो निर्बल शासक थे। उनका उदाहरण देखने को मिल सकता है। उसी प्रकार रघुजी तृतीय जब शासक बनते हैं, वयस्क होकर जब राजा बनते हैं, तो वो भी जो है भोग विलास में लिप्त रहते हैं। उनका भी ध्यान जो है मराठा शासन में पूरी तरह से नहीं रहता है। तो केंद्र शासन की निर्बलता, ये बहुत सही ऑप्शन है। 2-3 आप लोगों को एग्जाम्पल देखने को मिल सकता है, जैसे परसोनजी भोसले और रघुजी तृतीय इसके प्रमुख उदाहरण है। पड़ोसी राजा तथा जमींदारों के साथ दुर्व्यवहार। पड़ोसी राजा और जमींदारों के साथ दुर्व्यवहार देखने को मिलता है जब सूबेदारी व्यवस्था यहाँ पे लागू होती है। सूबेदारी व्यवस्था जब लागू होती है तो सूबेदारों से इतनी ज्यादा मनमानी राशि वसूल किया जाता है कि उन लोग परेशान हो जाते हैं, और उन लोगों के लिए भी एक मजबूरी बन जाती है लोगों के साथ में लूटपाट करना। ठीक है, जमींदारों को परेशान करना। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा राशि भेजने का वायदा किए रहते हैं मराठा शासन को। ठीक है, तो जमींदारी हो गई या फिर जो पड़ोसी राजा हैं उनके साथ दुर्व्यवहार देखने को मिलता है, और इसका उदाहरण सूबा शासन है। ठीक है, लूट खसोट एवं भ्रष्टाचार, ये भी सूबा शासन का ही एक कारण रहता है। लूट खसोट और भ्रष्टाचार, जनता के हितों की उपेक्षा होती है, जनता से मनमाने तरीके से पैसे वसूल किए जाते हैं। ठीक है, और अधिकारी जो रहते हैं काफी भ्रष्ट हो गए रहते हैं उस समय। ठीक है, तो ये देखने को मिलता है लूट खसोट और भ्रष्टाचार। तो ये तीनों कारण जो है उपयुक्त है मराठा शासन के पतन के लिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। सभी कथन इसमें से जो है मराठों के पतन के लिए उत्तरदायी रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मराठा काल में पिंडारियों एवं लुटेरों के सरदार को क्या कहा जाता था? मराठा काल में पिंडारियों एवं लुटेरों के सरदार को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है महात्तम, हरकारा, लहरवारिया, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा लहरवारिया। ठीक है, लहरवारिया ये कहा जाता था मराठों के सरदार को। महात्तम जो होता था वो पंचायत स्तर का प्रमुख अधिकारी होता था, महात्तम। ठीक है, और सदस्य को महत्तर कहा जाता था। मराठों के इतिहास नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है बाबू रेवाराम, प्रयागदत्त शुक्ल, हनुमंतराव, या फिर गोपाल दामोदर तामशकर। ये बिल्कुल प्रश्न बन सकता है, क्योंकि मराठों के इतिहास संबंधी जो हम मराठों के बारे में जो पढ़ते हैं अभी, छत्तीसगढ़ के मराठों के बारे में, उनकी जानकारी जो है हमें यहाँ से देखने को मिलती है, मराठों के इतिहास से, इस पुस्तक से देखने को मिलती है। इसके जो रचनाकार रहे हैं वो रहे हैं गोपाल दामोदर तामशकर। ठीक है, इसके रचनाकार कौन है? गोपाल दामोदर तामशकर इसका सही उत्तर है। और प्रयागदत्त शुक्ल को भी याद रख लीजिएगा, इनकी एक रचना है सतपुड़ा की सभ्यता। सतपुड़ा की सभ्यता नामक रचना किसकी है? तो याद रखना प्रयागदत्त शुक्ल जी की है। तो इस प्रकार से ये मराठा प्रशासनिक व्यवस्था के प्रमुख क्वेश्चन जो आज हमने देखे हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है, ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था को हम काफी डिटेल में देखेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो जो है काफी इंफॉर्मेटिव होगा आप सभी के लिए। ठीक है, इस प्रकार बने रहिए कंपटीशन विंग के साथ। धन्यवाद।